हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने चैनल के एसेंशियल सेगमेंट में बात करूंगा द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम चार्ली चैपलिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक ढीला सा ट्राउजर, एक टाइट सी कोट, एक छोटी सी हैट और एक बड़ा सा जूता, और हाँ, एक छोटी सी आर्टिफिशियल मस्टैच। कुछ ऐसे ही दिखते थे चार्ली चैपलिन अपनी सारी मूवीज में। बिना कुछ बोले अपनी पावरफुल एक्टिंग के दम पे लोगों को इतना हंसाया कि उनके जैसा एक्टर आज तक न पूरे बॉलीवुड में रहा है और शायद आने वाले टाइम में हो भी ना। ही इज द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन एक्टर ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, अगर चार्ली चैपलिन के चाइल्डहुड के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1889 में साउथ लंदन इंग्लैंड के एक डिस्ट्रिक्ट वेलवॉर्थ में हुआ। उनका बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी और मुश्किलों में गुजरा। चार्ली चैपलिन के दोनों पेरेंट्स एक म्यूजिकल हॉल एंटरटेनर थे। दोनों पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनके मदर एंड फादर के बीच डिवोर्स हो गया। चैपलिन के फादर बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया करते थे, जिसकी वजह से 38 साल में ही उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद चैपलिन और उनके भाई सिडनी का ख्याल उनकी माँ को रखना पड़ा। दोस्तों, गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उनकी मदर भी उनका ख्याल नहीं रख पा रही थी, और इसी वजह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों को वर्क हाउस में एडमिट कर दिया। वर्क हाउस क्या होता है दोस्तों? वर्क हाउस एक तरीका का इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे उन लोगों को एडमिट किया जाता है जो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, जब चार्ली चैपलिन की मदर स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी और अचानक से उनके गले से आवाज आनी बंद हो गई, और तभी स्टेज मैनेजर ने चैपलिन को बोला कि तुम स्टेज पे आओ और परफॉर्म करो। चैपलिन ने एक बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाया जो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया, और उन्होंने चैपलिन्स को कॉइन देने शुरू कर दिए। चैपलिन ने बोला कि पहले मैं कॉइन्स कलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं गाऊंगा। इस बात पे सारी ऑडियंस बहुत जोर से हंसने लगी। दोस्तों, चैपलिन उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे और वहीं से उनका पहला स्टेज डेब्यू हुआ। कई बायोग्राफर मानते हैं कि कॉमेडी एंड म्यूजिक चैपलिन के खून में था, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी इसी इंडस्ट्री में काम किया करते थे। चैपलिन जब 14 साल के हुए तो उनकी मां की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ गया। उसके बाद चैपलिन ने छोटे मोटे स्टेज शो परफॉर्म करने शुरू कर दिए, जिससे वो अपने 2 वक्त का फूड किसी तरीके से मैनेज कर लेते थे। दोस्तों, अगर चार्ली चैपलिन के करियर की बात करें तो उनकी मां के मेंटल असाइलम में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ढेर सारी थेरेटिकल एजेंसीज में अप्लाई किया, जिसमें से एक थेरेटिकल एजेंसी ने उनका रिज्यूम लिया और उनके ऑडिशन को शेड्यूल कर दिया। जब चार्ली चैपलिन को ऑडिशन हुआ तो ये मैनेजर को पता लग गया कि इस बंदे में पोटेंशियल की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और उसने चैपलिन को हायर करके चैपलिन को हैरी आर्थर, जो उस वक्त के बहुत फेमस स्टेज परफॉर्मर थे, उनके साथ एक छोटा सा रोल दे दिया। हालांकि वो शो बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा और 2 वीक बाद बंद हो गया, लेकिन चैपलिन का कॉमेडी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ और इंडस्ट्री को एक सिग्नल गया चैपलिन की तरफ से कि उनकी एक्टिंग में भी बहुत सारा दम है। उसके बाद चैपलिन को चार्ल्स फ्रोमन के प्रोडक्शन शर्लॉक होम्स में काम करने का मौका मिल गया, और उनका परफॉर्मेंस इतना कमेंडेबल था कि उनको फाइनली लंदन बुला लिया गया विलियम गिलेट के साथ काम करने के लिए, जिन्हें ओरिजिनल शर्लॉक होम्स कहा जाता था, क्योंकि उनसे अच्छा किसी भी स्टेज आर्टिस्ट ने शर्लॉक होम्स को पोर्ट्रे नहीं किया स्टेज पे। गाइज, अभी तक चैपलिन स्टेज पे ही परफॉर्म कर रहे थे, और इसके बाद उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई मोशन पिक्चर कंपनी की तरफ से मूवीज में एक्ट करने के लिए। फ्रेड मेस, जो उस वक्त के एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने मोशन कंपनी को छोड़ दिया था और उनकी जगह चार्ली चैपलिन को हायर किया गया था उनका रोल परफॉर्म करने के लिए। हालांकि चैपलिन की उम्र कम होने के कारण डायरेक्टर को बहुत कंसर्न था कि चैपलिन इस रोल को परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली में इस रोल के लिए किसी एक सीनियर आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे। और उसके बाद 1940 में चैपलिन की पहली मूवी रिलीज हुई, जिसका नाम था मेकिंग अ लिविंग। गाइज, चैपलिन को अपनी ये मूवी पसंद नहीं आई और उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि मैं अपनी मूवी में जैसा दिखना चाहता हूं वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। और इस चीज को लेकर चैपलिन और डायरेक्टर के बीच बहुत ढेर सारे क्लैशेस हो गए। अब उसके बाद चैपलिन ने फाइनली डायरेक्टर से बोला कि मैं आपको $1500 दूंगा अगर मेरी मूवी अनसक्सेसफुल रही तो। और गाइज, उसके बाद चैपलिन की जो मूवी रिलीज हुई उसका नाम था कॉट इन अ रेन, जो बहुत ही ज्यादा हाईली सक्सेसफुल हुई। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद चैपलिन को ऑफर आ गया एसने स्टूडियो से विद अ सैलरी ऑफ $1250 प्लस साइनिंग बोनस ऑफ $10,000। एसने स्टूडियो को आज भी चैपलिन की बेस्ट कॉमेडी सीरीज के लिए जाना जाता है।
इसके बाद 1950 में चैपलिन की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था द ट्रैम्प। द ट्रैम्प को कहा जाता है कि वो चैपलिन की पूरे लाइफ की सबसे सक्सेसफुल मूवी रही और इसके बाद ही चैपलिन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इस मूवी के सक्सेसफुल होने के बाद चैपलिन एक बहुत ही बड़े ब्रांड बन गए। शॉप्स उनके नाम की मर्चेंडाइज बनाने लगी, उनके नाम की कॉमिक्स बिकने लगी, लोग उनके नाम के कार्टून्स बनाने लगे। जैसे आप देखते होंगे ना, आज लोग आयरन मैन और सुपरमैन और तमाम सुपर हीरोज के टॉयज बनाते हैं और बेचते हैं। कुछ उसी तरीके का फेम चार्ली चैपलिन को मिल चुका था और वो सबसे पहले इंटरनेशनल स्टार बन चुके थे। द ट्रैम्प के सक्सेसफुल होने के बाद चार्ली चैपलिन को मोस्टली हर फेमस फिल्म स्टूडियो से कॉल आया और उन्हें भी अपनी पॉपुलैरिटी का पता था और फाइनली उन्होंने मोशन पिक्चर्स को ज्वाइन किया विद अ सैलरी ऑफ $670,000 पर ईयर। गाइज, एक साल में चार्ली चैपलिन $1,250 से $670,000 पर ईयर की सैलरी पे पहुंच गए। ये अमाउंट उस वक्त इतना बड़ा था कि पब्लिक भी पूरी तरीके से शॉक हो गई और मीडिया ने भी इसे रिलीज किया। चार्ली चैपलिन का नाम वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड पीपल इन द वर्ल्ड लिस्ट में आ गया और स्टूडियो के डायरेक्टर ने बोला कि वी कैन अफोर्ड टू पे चार्ली दिस मच बिग अमाउंट बिकॉज पब्लिक वांट चार्ली टू बी ऑन स्टेज। दोस्तों, फैंस चार्ली चैपलिन के लिए पूरी तरीके से क्रेजी हो चुके थे। जगह जगह उनके पोस्टर लगे हुए होते थे। पार्टी में 10 में से हर 9 इंसान चार्ली चैपलिन के ही यूनिफॉर्म में दिखता था। हर जगह उनकी टॉयज बिक रहे होते थे, हर जगह उनकी कॉमिक्स बिक रही होती थी। चार्ली चैपलिन अमेरिका के लिए एक ऑब्सेशन बन चुके थे। दोस्तों अब बात करते हैं चार्ली चैपलिन की लाइफ की कंट्रोवर्सीज और उनकी मैरिड लाइफ के बारे में। उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। जब चार्ली चैपलिन 28 साल के थे तो उन्होंने 16 साल की हैरिस से शादी की। हालांकि ये रिलेशन बहुत ज्यादा दिन चला नहीं और कुछ टाइम बाद दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद चैपलिन ने शादी की लीटा ग्रे से, जो सिर्फ 16 साल की थी, और ये रिलेशन भी उनका कुछ दिन बाद खत्म हो गया। लीटा ने चैपलिन पे अब्यूज, अनफेथफुल और अनयूजुअल सेक्सुअल डिजायर जैसी चीजों को लेके अक्यूज किया और ये बात पूरी तरीके से मीडिया में भी आ गई। इसकी वजह से चैपलिन के फैंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि चैपलिन की मूवी पे बैन लगाना चाहिए। फाइनली चैपलिन के लॉयर ने $6 लाख देके इस मैटर को सेटल किया और कुछ टाइम बाद चैपलिन के फैन भी इस चीज को भूल गए। फाइनली चैपलिन जब 54 ईयर्स के हुए तो उन्होंने 18 साल की ओनाना ओनेल से शादी की और फॉर्चुनेटली उनके बाकी मैरिजेस की तरह ये मैरिज फेल नहीं हुई और ओनाना ओनेल उनके मरते दम तक उनके साथ रही। इन सब कंट्रोवर्सीज के चलते 1940 आते आते चैपलिन की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा फेड होने लग गई और लोगों ने उनके पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए। ब्रिटेन एंड जर्मनी के बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और लोगों ने चैपलिन और हिटलर को कंपेयर करना शुरू कर दिया क्योंकि दोनों बहुत ही गरीबी से उठ के ऊपर आए थे और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, खास करके उनकी मस्टैचे जो एक तरीके से दिखती थी। और दोस्तों इसी के बाद चैपलिन ने एक मूवी रिलीज की जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर, जिसमें उन्होंने हिटलर को पोर्ट्रे किया था एज अ कॉमेडियन एक्टर और उस वजह से हिटलर का बहुत ज़्यादा मजाक बना। हालांकि उस वक्त अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इस मूवी को जर्मनी और जितनी भी प्लेसेस, जितनी भी कंट्रीज नाजीज के द्वारा ऑक्युपाइड की गई थी उस जगह पे बैन कर दिया गया। ये सब कंट्रोवर्सीज चली रही थी कि चार्ली चैपलिन का अफेयर शुरू हो गया जोन बेरी नाम की एक एक्ट्रेस के साथ। ये कुछ टाइम चला और उसके बाद खत्म हो गया और बाद में जोन बेरी ने पब्लिकली आकर बोला कि वो प्रेग्नेंट हैं विद अ चाइल्ड ऑफ चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन ने इस चीज से डिनाई कर दिया, लेकिन जोन बेरी ने उनपे एक लीगल केस ठोक दिया। उस वक्त एफबीआई के डायरेक्टर जॉन हूवर, जिनको काफी समय से चैपलिन के पॉलिटिकल कनेक्शन पे शक था, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और चैपलिन के ऊपर 4 डिफरेंट तरीके के एलिगेशंस लगा दिए गए, जिसमें सबसे सीरियस था वायलेशन ऑफ मैन एक्ट, जिसके तहत वुमेन्स का ट्रांसपोर्टेशन सेक्सुअल पर्पस के लिए स्टेट बॉर्डर्स के क्रॉस अलाउ नहीं था। हालांकि बाद में कोई भी चार्जेस प्रूफ नहीं हो पाए और 2 हफ्ते के ट्रायल के बाद चार्ली चैपलिन को रिलीज कर दिया गया। जॉन बेरी स्कैंडल की वजह से चार्ली चैपलिन की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। चीजें तब जाके और ज्यादा खराब हुई जब उन्होंने एक कैंपेन किया सोवियत यूनियन के लिए। चार्ली चैपलिन मोस्टली कम्युनिस्ट लोगों की पार्टीज में भी दिखने लगे और इस वजह से FBI वांटेड हिम आउट ऑफ अमेरिका और उन्होंने एक लीगल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी चार्ली चैपलिन के लिए। चैपलिन ने उसके बाद एक और मूवी रिलीज की जिसका नाम था लाइमलाइट, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ और अपने पेरेंट्स की लाइफ और यूएस में कैसे उनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई इसको पोर्ट्रे किया था।
1952 में वो अपनी इस मूवी के प्रमोशन के लिए लंदन गए और उसके बाद ही दोस्तों असली ड्रामा शुरू हुआ। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी जनरल ने चार्ली चैपलिन की यूएस में री एंट्री को बैन लगा दिया और बोला कि अगर चार्ली चैपलिन दोबारा यूएस आना चाहते हैं तो उन्हें एक इंटरव्यू देके अपने पॉलिटिकल कनेक्शन एंड मॉरल बिहेवियर को बताना होगा। और यह भी बोला कि उनके पास चार्ली चैपलिन के खिलाफ ठोस सबूत है जो चार्ली चैपलिन को जेल में पहुंचा सकता है। यह सुनकर चार्ली चैपलिन को बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल यूएस में गुजार चुके थे और उनका एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका था यूएस के साथ। हालांकि बाद में ये चार्जेस रिवोक कर दिए गए और चैपलिन को अलाउ कर दिया गया कि वो दोबारा यूएस में आ सकते हैं। बट चैपलिन दोबारा उसके बाद कभी यूएस नहीं गए और उन्होंने अपनी वाइफ को भेजा सारे मैटर्स को सेटल करने के लिए। बाद में दोस्तों 1980s के अराउंड जब पब्लिकली एफबीआई की सारी फाइल्स रिलीज हुई तो पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक्चुअली में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे वो चार्ली चैपलिन को दोषी ठहरा पाते या उनकी एंट्री को रिवोक कर पाते यूनाइटेड स्टेट्स में। बट चार्ली चैपलिन ने खुद मना कर दिया और उसके बाद वो कभी यूएस गए नहीं दोस्तों अगर चार्ली चैपलिन के बॉलीवुड पे इन्फ्लुएंस की बात करें तो जितना इन्फ्लुएंस चार्ली चैपलिन का बॉलीवुड पे रहा है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी और भी फॉरेन एक्टर का कभी भी बॉलीवुड पे रहा नहीं। राज कपूर को एक्चुअली में इंडिया का चार्ली चैपलिन कहा जाता था। उनकी आवारा, मेरा नाम जोकर जैसी मूवीज़ एक्चुअली में चार्ली चैपलिन के द ट्रैम्प कैरेक्टर से ही इंस्पायर है। इतना ही नहीं दोस्तों, बर्फी में रणबीर कपूर, मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी, रणवीर सिंह, विद्या बालन, करिश्मा कपूर और कई ढेर सारे एक्टर और एक्ट्रेस ने कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में चार्ली चैपलिन के कैरेक्टर को पोर्ट्रे जरूर किया है। इवन हॉलीवुड के भी एक बहुत फेमस एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें हम आयरन मैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने भी 1992 में एक बायोग्राफिकल ड्रामा कॉमेडी मूवी की थी जिसका नाम था द चैपलिन, जो एक्चुअली में चार्ली चैपलिन के लाइफ पे ही बेस्ड थी। आई थिंक ये मूवी यूट्यूब पे भी पड़ी, अगर मुझे मिलती है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी और बहुत ही फनी मूवी है। दोस्तों चार्ली चैपलिन ने अपने पर्सनल लाइफ में चाहे भले कितने भी दुख झेले हों लेकिन उन्होंने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ हंसाया है एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी अ मैन कैन हैव। चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या कोई सा भी वुड हो, चार्ली चैपलिन का इन्फ्लुएंस फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा बना रहेगा। फाइनली उनका ही एक कोट बोल के वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, अ डे विदाउट अ लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, सो कीप स्माइलिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इफ देयर इज एनी इनपुट और फीडबैक यू वुड लाइक टू गिव प्लीज ड्रॉप द सेम इन कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली उसे देखूंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।